everyone. So this is the 12th lecture of Indian Contract Act. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 12th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और रिमेनिंग टॉपिक्स में आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं। एक दो टॉपिक्स अभी इम्पोर्टेंट और हैं बट आज के लेक्चर में हम उन्हें नहीं लेंगे। आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कंपाइल किया है। वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि जिसमें आपको सिर्फ बेयर एक्ट पढ़नी है और आपको इलस्ट्रेशंस देखना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई केस लॉज नहीं है। इसमें आपको सिर्फ बेयर एक्ट पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। बेयर एक्ट स्ट्रिक्टली बेयर एक्ट, और उसमें जो इलस्ट्रेशंस है आपको वो पता होने चाहिए। आपको इसमें सेक्शन नंबर्स याद होने चाहिए, जो सेक्शन की लैंग्वेज है आपको वो पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आते हैं इसमें से क्वेश्चंस। तो प्रीलिम्स के हिसाब से हमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, हमें सिर्फ बेयर एक्ट स्पेसिफिक स्टडी करनी है, स्पेसिफिक आज के लेक्चर की। ऑलराइट, तो जो हमने आज के लेक्चर में हमें जो चीज़ करनी है वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। हमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है। हु में परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे और ये बहुत मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल इट इज नेसेसरी टू रीड देम, बिकॉज इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में इसमें से क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करेंगे। So let's start with contingent contract. So एक प्रीवियस लेक्चर का मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। सेक्शन 10 हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसमें दिए थे essentials of a valid कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़े थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट। ये मैं आपको क्यों रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो यही है जो है। तो ये आपको मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में रिवाइज करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट declared to be void and not declared to be void. All right, तो ये सारी चीजें हैं जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सेक्शन 11, 12, सेक्शन 13 से लेके 22, सेक्शन 23, सेक्शन 23, सेक्शन 26 से 30, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में जो हमें टॉपिक्स करने हैं उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कंटिंजेंट का मीनिंग क्या होता है? कंटिंजेंट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है किसी ऐसे कंडीशन पे या फिर किसी ऐसे इवेंट पे कि उसकी हैपनिंग पे ही वो परफॉर्म होंगे या फिर उसकी नॉन हैपनिंग पे परफॉर्म होंगे।
कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात कर रही हूं जिसकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे, कि अगर ये चीज होती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, या अगर ये चीज नहीं होती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट पे बेस्ड होता है, इवेंट किस तरीके के, इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे बेस्ड होता है, तो उसे बोला जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसे क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक बार हम रीड कर लेते हैं नोट्स में। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 31 डिफाइंस द टर्म कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 बता रहे हैं हमें कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do. Contingent contract is a contract to do or not to do something. To do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. So contingent contract वो contracts होते हैं कि कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए अगर कोई इवेंट या तो होता है या तो नहीं होता है, तो जब कोई इवेंट होता है या वो इवेंट नहीं होता है तभी हम वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, वो होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू पे बी ₹10,000 if house is burned. ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम्हारा हाउस जल जाता है, तो अगर तुम्हारा घर जल जाता है तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। दिस इज व्हाट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस इवेंट, इवेंट ऑफ बर्निंग ऑफ द हाउस। तो घर के जलने पे ये क्योंकि अगर घर नहीं जला तो 10,000 रुपए नहीं देगा, अगर घर जल गया तो 10,000 रुपए देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस कंडीशन, द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दिस कंडीशन। तो ये क्या है? ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, आपको इससे एक चीज याद आनी चाहिए। ये क्या हमें इससे क्या चीज याद आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है? अगर कोई सपोज किसी ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कराया है, मैंने अगर अपने कार का मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवा लिया है, तो वो क्या होता है कि अगर कभी किसी एक्सीडेंट में मेरे कार को मेरे व्हीकल को कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए मुझे कॉम्पेंसेट कौन करेगा? द इंश्योरेंस कंपनी। सो मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आज कि अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा इवेंट होता है, ओकेजन, ऐसा कुछ सिचुएशन होती है जब आपके मोटर व्हीकल को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। दिस इज व्हाट, ये ऐसा ही कुछ है। So that means the contract of insurance are also contracts which are contingent. तो insurance contracts भी contingent contracts होते हैं, insurance contracts भी contingent contracts होते हैं। All right. Okay, आगे बढ़ेंगे हम। Section 32 देखेंगे। Section 32 Enforcement of contracts contingent on an event happening। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट होता है किसी भी इवेंट के लिए, किसी इवेंट के होने पर, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट उस पे अगर डिपेंडेंट है तो वो 32 के अंदर आएगा। जब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ an uncertain future event happens cannot be enforced unless and until the event has happened। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है कि अगर ये इवेंट
होता है तभी हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकते हैं। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तब तक इन्फोर्स नहीं कर सकते जब तक वो इवेंट हैपन नहीं हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है सेक्शन 32 के अंदर। इलस्ट्रेशन देखेंगे, और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है मतलब वो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट उस इवेंट के होने पर, हैपनिंग पर कंटिंजेंट था, तो दैट मीन्स अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब इवेंट ही नहीं होगा तो उस इवेंट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस था, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। ऑलराइट, इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बाय बीज हॉर्स। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है बी का हॉर्स खरीदने का, बट क्या कंडीशन पे, इफ ए सर्वाइव्स बी, कि अगर सी की डेथ ए की डेथ से पहले होती है तो ए जो है वो बी के हॉर्स को बाय कर लेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी enforced by law unless and until C dies in A's lifetime। अब ये कंडीशन जब तक नहीं होती है तब तक क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, A makes a contract with B to sell a horse, क्या करने के लिए, sell a horse to B specified price पे, अगर कंडीशन कि C जो है जिसे हॉर्स ऑफर किया गया है वो मना कर देता है, अगर C मना कर देता है तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, ये चीज है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक इन्फोर्स नहीं हो सकता है जब तक C मना नहीं कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी पे डिपेंडेंट है। A contracts to pay B a sum of money when B marries C। ए बी को बोलता है मैं तुम्हें एक सम ऑफ मनी दूंगा अगर तुम शादी करते हो सी से। सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, बट बी से बिना शादी करे ही सी की डेथ हो जाती है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? नो, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल बिकॉज दिस कंडीशन हैज नाउ बिकम इम्पॉसिबल। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो इस कंडीशन पर डिपेंडेंट था वो अपने आप वॉइड हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे हम। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 33, वो इसका बिल्कुल उल्टा है। आप इसको ऑपोजिट कर दो, इसको उल्टा कर दोगे अगर, तो सेक्शन 33 आ जाएगा। सेक्शन 33 क्या बोलता है? सेक्शन 33 बोलता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। इससे पहले हमने 32 में क्या देखा? इवेंट हैपनिंग। 33 में क्या है? इवेंट नॉट हैपनिंग, कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पर बेस्ड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स होगा अगर ये चीज नहीं हुई तो। अभी ऊपर वाले का उल्टा है। ठीक है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before that. So contingent contract जो कि dependent है किसी uncertain future event पे, किसी uncertain future event पे, और वो भी किस तरीके से कि ये future event नहीं होगा तभी आप contract enforce करा सकते हो। ठीक है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स कर सकते हो जब वो फ्यूचर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, क्योंकि अगर वो इम्पॉसिबल हो गया मतलब वो कभी नहीं हो सकता, तो उसी पर डिपेंडेंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो आप तब अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हो। ऑलराइट, इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। ए ने बी को बोला अगर ये शिप वापस नहीं आती है तो मैं तुम्हें तब पेमेंट करूंगा। शिप डूब जाती है, मतलब ये जो कंडीशन की नॉन हैपनिंग पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था वो कंडीशन अब इम्पॉसिबल हो चुकी है। दैट मीन्स अब आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है, क्योंकि वो नहीं आती तभी आप उसको पेमेंट करते। अब वो डूब चुकी है मतलब वो आ ही नहीं सकती है, तो अब नाउ यू कैन पे। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स जब वो डूब गई, जब वो इम्पॉसिबल हो गया पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सेक्शन 36
agreement contingent on impossible events void. Agreement contingent on impossible event void. Contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event. अब यहाँ पे बात है impossibility की. सेक्शन 36 के अंदर जैसे हमने 32, 33 में क्या देखा, हैपनिंग ऑफ अ कंडीशन, नॉन हैपनिंग ऑफ अ कंडीशन. वो कंडीशन कैसी कंडीशन थी, बस उसमें लिखा था फ्यूचर अनसर्टेन कंडीशन. वो फ्यूचर कंडीशन है और अनसर्टेन है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. ठीक है. 36 के अंदर क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन. तो जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी ऐसे कंडीशन का पे बेस कर देते हो जो कंडीशन ही इम्पॉसिबल है, जो कभी हो ही नहीं सकता है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हो? क्योंकि जिस कंडीशन पे बेस्ड है वो कंडीशन इम्पॉसिबल इवेंट है. तो जब वो कभी होगा ही नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कभी नहीं होगा. तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. ये वॉइड होगा वेदर impossibility is known or not known to the parties to the agreement when it is made. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टीज टू द अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये पता था या नहीं पता था कि ये इवेंट जिसपे हम इसको कंडीशनल कर रहे हैं ये तो इम्पॉसिबल है. बट अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें वो अग्रीमेंट किसी इम्पॉसिबल कंडीशन पे बेस्ड है तो वो क्या होगा, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा. ऑलराइट, इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं. इलस्ट्रेशंस. ए अग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज अगर दो स्ट्रेट लाइंस कभी भी मिल जाए तो ये अग्रीमेंट वॉइड है. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ए जो है वो बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा अगर ये जो पैरेलल लाइंस है ये मीट हो जाए कभी. क्या कभी तो पैरेलल लाइंस मीट हो सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है? नहीं, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है. तो क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट पे बेस्ड है, देयरफॉर दिस अग्रीमेंट इज वॉइड एज पर सेक्शन 36. ये वॉइड होगा. ऑल राइट, ओके. नेक्स्ट, ए अग्रीज to pay B 1000 rupees if B will marry A's daughter C. C was dead at the time of agreement. अब एक और इलस्ट्रेशन है जहां पे क्या बोल रहे हैं, A जो है वो B को बोलता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा अगर तुम मेरी बेटी C से शादी कर लो. बट ये अग्रीमेंट करते टाइम C was dead, जो उस टाइम एग्जिस्टिंग ही नहीं है. तो क्या आप उससे शादी कर सकते हो? नहीं. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया. हेंस इट विल बी अ वॉइड अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑल राइट, ओके. तो ये थे हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 31 के अंदर देखी. इसके बाद हमने सेक्शन 32 के अंदर देखा कि जब कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल होता है ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. देन हमने सेक्शन 33 देखा जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट या कंडीशनल होता है ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. 33 के बाद हमने 36 देखा जिसमें कोई अग्रीमेंट कंटिंजेंट होता है ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट. कुछ ऐसे इवेंट पे, कोई ऐसी कंडीशन पे जो कि इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो उस केस में वो वॉइड होगा. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पे आएंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड. बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड. अब मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हें 100 kg राइस सप्लाई करूंगा, इसके बदले में तुम मुझे 10 रुपीज पर kg के हिसाब से प्राइस दे देना. ठीक है, ये हुआ था.
But before delivering this 100 kg, A died. B ने ऑलरेडी सारे पैसे ए को दे रखे थे. अब ए की डेथ के बाद क्या बी अपने 100 kg राइस को भूल जाए? नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है. अगर ए की डेथ हो गई है तो ए के लीगल एयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो दे सकते हैं, डिलीवरी तो करना है. ठीक है. बट यहीं पे अगर ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो कि ए ने बी से प्रॉमिस किया कि ए जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग पेंटर है, आर्टिस्ट है, बी को स्पेसिफिकली ए की ही पेंटिंग्स पसंद आती हैं. बी ने ए को बोला कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज दूंगा अगर तुम मेरा एक स्केच बनाओगे. बट इससे पहले वो स्केच बनाता ए डाइड. अब क्या ए के लीगल एयर्स ये बोल सकते हैं कि हम आर्टिस्ट तो नहीं है, वैसे तो हम बिजनेस में हैं, बट क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो अब हमारे ए की जगह हम आपका स्केच बना देते हैं. इज इट पॉसिबल? इसमें नहीं. इसमें इट वाज पॉसिबल कि जो प्रोमिसर है उसके अलावा कोई परफॉर्म कर सकता है. बट क्या इस केस में प्रोमिसर के अलावा कोई और परफॉर्म कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये पर्सनल स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है. पर्सनल स्किल्स. This contract or this agreement is based on the personal skills of A, which nobody else can do. क्योंकि जो skills A के थे B को वही चाहिए थे, तो अब कोई और नहीं कर सकता है. बट इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में there is no personal skill involved. Anyone and everyone can perform on the behalf of the promiser. ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है who may perform में. It depends on the facts and circumstances. किसी केसेस में प्रोमिसर के अलावा कोई परफॉर्म कर सकता है, बट इन सम केसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल्स उसमें प्रोमिसर ही सिर्फ पे कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. सेक्शन 40 में देखते हैं हु में परफॉर्म के बारे में क्या लिखा है. Persons by whom promise is to be performed if it appears that the nature of the case, मैंने क्या बताया आपको, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. तो अगर उस केस का फैक्ट्स के नेचर कुछ इस तरीके से है कि पार्टीज की इंटेंशन थी कि एनी प्रॉमिस कंटेन्ड शुड बी परफॉर्म्ड बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ, जैसे मैंने पेंटिंग वाला बताया. अगर बी ए को बोल रहा है कि तुम मेरा स्केच बनाओ, यहाँ पे बी की इंटेंशन क्या है कि तुम ही मेरा स्केच बनाओगे बिकॉज आपके ही स्किल्स मुझे अच्छे लगे, तो सिर्फ प्रोमिसर ही उसे परफॉर्म कर सकता है. बट अगर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज ऑपोजिट है, जैसे कि दूसरे वाले एग्जाम्पल में था, तो प्रोमिसर या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. तो हु में परफॉर्म में अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है, तो आपका आंसर होगा कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. ऑल राइट. अगर इंटेंशन इस तरीके की है कि वो सिर्फ प्रोमिसर ही कर सकता है तो प्रोमिसर ही करेगा. बट अगर इंटेंशन अदरवाइज है तो प्रोमिसर या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, कोई भी परफॉर्म कर सकता है. ऑल राइट. तो ये है सेक्शन 40 जिसमें लिखा है हु मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम. इसका इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? इसका इलस्ट्रेशन बोलता है ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी. ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा. ए मे परफॉर्म हिज प्रॉमिस ईदर पर्सनली और कोई और भी पे कर सकता है. पैसे ही तो देने, कोई भी दे सकता है. अगर ए की डेथ हो जाती है बिना बिफोर द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट से पहले, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे या फिर कोई और एम्प्लॉयड पर्सन परफॉर्म करेगा. बट अगर ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा, तो ए को पर्सनली वो परफॉर्म करना पड़ेगा. ए की जगह कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता है. ए की जगह कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता है. ऑल राइट. सेक्शन 41 देखते हैं. सेक्शन 41 बोलता है कि अगर प्रोमिसी ने एक बार किसी और से परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया है
तो बाद में वो प्रोमिसर के अगेंस्ट उसको एनफोर्स नहीं करा सकता है, ठीक है। अगर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर ली है परफॉर्मेंस बाय एनी थर्ड पर्सन, बाद में वो प्रोमिसर के अगेंस्ट उसको एनफोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने पहले जो है एक्सेप्ट करी है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉपल ऑन हिज पार्ट। एक बार जो उसने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में वो उसको प्रोमिसर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है। ऑलराइट, नाउ ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, हु मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, हु मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको सिंपल से एग्जाम्पल से सिखाया है कि ये डिपेंड करता है, इसकी कोई एक ऐसे फिक्स्ड यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है जो आपके सामने फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि पार्टीज की क्या इंटेंशन है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, सोलली उसी पे डिपेंड करता है, वो सोलली उसी पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम एंड परफॉर्मेंस, सॉरी, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 50 तक दिया गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का करेक्ट टाइम और करेक्ट प्लेस क्या होगी। अगर दी गई है कि स्पेसिफिकली आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन किया है कि इसको आपको इसी टाइम पे इसी प्लेस पे परफॉर्म करना है, तो आपको उसी पे करना है। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के, हमें इनको सिर्फ रीड करना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ऑलराइट, सो सेक्शन 46 बात करता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहां पे नो एप्लीकेशन, व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। ऑलराइट, कोई एप्लीकेशन नहीं करनी है परफॉर्मेंस के लिए और कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जहां पे किसी कॉन्ट्रैक्ट से एक प्रॉमिसर परफॉर्म करता है, उसको परफॉर्म करना है अपना प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, और कोई भी टाइम फॉर परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड नहीं है, इन दैट केस इट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को विद इन रीजनेबल टाइम परफॉर्म करना है। रीजनेबल टाइम क्या होगा, इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इट डिपेंड्स कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। अब इट डिपेंड्स कि आपका, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है राइस के लिए, ऑयल के लिए, तो इसमें तो लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम चल जाता है बिकॉज दीज आर नॉट पेरिशेबल इन नेचर। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है सपोज फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, ये पेरिशेबल होते हैं। तो अगर आपको आज किसी ने प्रपोजल दिया है और आपको उसको परफॉर्म करना है, सपोज अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज फॉर सम फ्रूट, किसी फ्रूट के लिए है, ऑलराइट, फ्रूट या वेजिटेबल के लिए है, तो क्या आप उस आज के कॉन्ट्रैक्ट को 4 साल के बाद परफॉर्म कर सकते हो या 4 महीने के बाद? नो, 4 महीने के बाद क्या, आप 4 हफ्तों के बाद भी नहीं कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दे आर पेरिशेबल इन नेचर। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या रीजनेबल टाइम होगा। ऑलराइट, सेक्शन 47 पे आएंगे। सेक्शन 47 क्या बोलता है, सेक्शन 47 बोलता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, कि एक प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए टाइम और प्लेस क्या होगा। टाइम अगर स्पेसिफाइड है एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, टाइम गिवन है आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही और कोई एप्लीकेशन नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली जब आपको टाइम गिवन है तो आपको उसी टाइम में करना है। अब उस टाइम में आपको कैसे करना है, जो यूजुअल आवर्स होते हैं, यूजुअल बिजनेस आवर्स होते हैं एक दिन के, जैसे अगर किसी के साथ किसी फर्म, 2 फर्म्स के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फर्म्स वगैरह जो है, कंपनीज है, ऑफिसेज है,
दे जनरली दे ऑपरेट फ्रॉम 9 to 5 और 9 to 6, तो ये है यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। अब आप रात में 12 बजे परफॉर्म नहीं कर सकते हो, अगर टाइम मेंशन्ड भी है तो भी आपको यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में करना है। ऑल राइट, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, डे मेंशन्ड है कि आपको इस दिन करना है। अब इस दिन में ऐसा नहीं है कि अगर उसमें मेंशन्ड है कि आपको 1 जनवरी को ही परफॉर्म करना है, तो क्या आप 1 जनवरी को सुबह के 2 बजे आप कर सकते हो या मिडनाइट कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। आपको कब करना है? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, उस दिन में जो आपके यूजुअल बिजनेस आवर्स हैं उसी के विदिन आपको परफॉर्म करना है, उसी के विदिन आपको परफॉर्म करना है, और इस प्लेस पे करना है जिस प्लेस पे वो परफॉर्म होना चाहिए। अगर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको उसके ऑफिस में जाके करना है, आप उसके रेसिडेंस पे जाके नहीं कर सकते। तो एक जो प्लेस होनी चाहिए उसी प्लेस पे आपको परफॉर्म करना है। ऑल राइट, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A promises to deliver. A promises to deliver goods at B's warehouse. A promise करता है कि B को goods deliver करेगा B के ही warehouse पे 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी की डेट मेंशन्ड है। उस दिन में A brings the goods to B's warehouse but after the usual hours of closing it। अब warehouse बंद होने का जो टाइम है, अगर उसके बाद आप गुड्स लेकर आ रहे हो तो warehouse तो बंद है, और आपको डिलीवर कहाँ करने थे? warehouse में। warehouse बंद है, आप डिलीवरी कर नहीं सकते, तो ये माना जाएगा कि A ने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है। भले ही वो 1 जनवरी को ही लाया है गुड्स, बट वेयरहाउस का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके क्लोजिंग टाइम के बीच बीच में ही आपको करना है। अगर आप उसके बाद करते हो तो ये माना जाएगा यू हैव नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो ये है सेक्शन 47। अब हम आएंगे सेक्शन 48 पे। सेक्शन 48 बोलता है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ऑलराइट, जब प्रॉमिस ऐसे दिन पे परफॉर्म होना है, एक सर्टेन दिन पे, दिन डिसाइडेड है कि इस दिन पे परफॉर्म होना है, promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee। promiser ने बोला है जब तक promisee परफॉर्मेंस की एप्लीकेशन नहीं करता है मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। तो promisee की ड्यूटी बनती है कि वो परफॉर्मेंस के लिए एप्लीकेशन दे, और कहाँ एप्लीकेशन दे, क्या मेंशन होना चाहिए उस एप्लीकेशन में? प्रॉपर प्लेस मेंशन होनी चाहिए, और वो भी यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस के विदिन होनी चाहिए वो एप्लीकेशन। ऑल राइट, ये है सेक्शन 48। सेक्शन 49 पे आएंगे। सेक्शन 49 बोलता है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस। अब प्लेस क्या होगी? जहां पे कोई प्लेस फिक्स अभी तक नहीं की गई है तो क्या प्लेस होगी? व्हेन परफॉर्मेंस promise is to be performed without application by the promisee। when promise is to be performed without application by the promisee और कोई भी प्लेस फिक्स नहीं की गई है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, तो ये प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करेगा प्रोमिसी को कि प्रोमिसी अपॉइंट करे एक रीजनेबल प्लेस जहां पे वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन देखेंगे इसका। इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन बोलता है A undertakes to deliver 1,000 mounds of jute to B on a fixed date। A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it। All right, and must deliver it to him at such place। Okay, तो ये उसी का ही illustration है। 50 पे आएंगे। अब सेक्शन 50 क्या बोलता है? सेक्शन 50 बोलता है परफॉर्मेंस इन द मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड। अगर आपके प्रॉमिस में, अगर आपके अग्रीमेंट में, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैनर और टाइम मेंशन्ड है कि किस तरीके से परफॉर्म होना है, किस समय परफॉर्म होना है, कहाँ पे परफॉर्म होना है, तो आपको उसे उसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। आप उसको किसी और मैनर में, किसी और टाइम पे, किसी और प्लेस पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ऑल राइट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर
एनी टाइम जो कि प्रिस्क्राइब्ड है और सैंक्शनड है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है और सैंक्शनड है, या तो आप प्रिस्क्राइब्ड है या उसमें सैंक्शनड है, आपको उसी मैनर में उसी टाइम में आपको परफॉर्म करना है। तो ये था छोटा सा टॉपिक, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Time as the essence of the contract. Okay. Section 55. सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें टाइम बहुत ज़रूरी है, और कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें टाइम की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल देती हूँ। ए ने बी को बोला कि I want to sell my land, और इसके बदले में I am demanding 1 crore rupees। अब 1 crore बहुत बड़ी अमाउंट होता है, तो B took 1 month। 1 month सोचने के बाद, अपने फंड्स के अरेंजमेंट्स देखने के बाद B ने बोला ठीक है, ओके, लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इट। यहाँ पे 1 महीने बाद उसने अपना पार्ट किया है, तो क्या यहाँ पे टाइम एसेंस है? यहाँ पे टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लैंड है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लैंड में आपको, अगर यहाँ पे ए ने मेंशन किया होता मैं अपना लैंड बेचना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए में और आपको 7 days के विद इन बताना है, तब अगर आपने 7 दिन के अंदर नहीं बताया है तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम इज द एसेंस, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है टाइम बहुत जरूरी है। हो सकता है ए के पास कोई दूसरे बायर्स भी हो, तो वो 7 दिन इसको दे रहा है कि 7 दिन आप बता दो, नहीं तो फिर मैं किसी और को बोलता हूँ। तो यहाँ पे टाइम इज द एसेंस। बट अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है, कुछ अगर मेंशन्ड नहीं है तो क्या होगा? तो टाइम इज नॉट द एसेंस, क्योंकि नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आप कभी भी करो। बट अगर यहीं पे ए ने बी को बोला होता कि मैं 50 kg एप्पल्स सेल करना चाहता हूँ 5 रुपीज पर केजी के हिसाब से, अब बी ने बोला ये तो काफी ज्यादा अमाउंट है, सो ही टुक 2 months। 2 महीने के बाद आके ए को बोलता है अच्छा वो जो 50 किलो एप्पल आपने उस टाइम बोले थे ना 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, मैं खरीदने को रेडी हूँ। क्या अब ए अग्री करेगा? नहीं, क्योंकि ये एप्पल्स है। 2 महीने में दे विल ऑब्वियसली दे विल बी रॉटन, दे विल पेरिश, वो खराब हो जाएंगे। यहाँ पे टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भले ही यहाँ पे ए ने, अगर यहाँ पे ए बोल देता कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर बताना है, तो भी टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 2 दिन के बाद अगर आप बता रहे हो तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट इवन इफ ए कुछ मेंशन नहीं भी करता है, तो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसा है कि यहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है। तो ये 2 केसेस होते हैं। अब उस केस में जहाँ पे टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम के अंदर जो है परफॉर्म नहीं होता है, जहाँ पे टाइम बहुत ज़रूरी है और कॉन्ट्रैक्ट टाइम के विद इन परफॉर्म, जहाँ पे टाइम बहुत ज़रूरी है और कॉन्ट्रैक्ट टाइम के विद इन परफॉर्म नहीं होता है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसको टाइम पे ना परफॉर्म होने की वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, बट जहां पे टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और वो टाइम पे परफॉर्म नहीं होता है और किसी पर्सन को लॉस होता है उसकी वजह से, टाइम पे परफॉर्म ना होने की वजह से, तो क्या वो पर्सन उसके ऑप्शन पे वो वॉइडेबल होगा? इट विल नॉट बी वॉइडेबल, बट
लॉस तो हुआ है, और वो भी किसी की गलती की वजह से हुआ है। तो जिसे लॉस हुआ है ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑन टाइम। यहाँ पे वॉइडेबल हो जाएगा, यहाँ पे वॉइडेबल नहीं होगा, बट आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। तो ये है अबाउट टाइम द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सेक्शन 55, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम इन विच टाइम इज एसेंशियल। जहाँ पे द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू अ सर्टेन थिंग किसी स्पेसिफाइड टाइम से पहले पहले, या फिर सर्टेन थिंग्स एट और बिफोर सर्टेन टाइम्स, और वो उस टाइम के अंदर उसे नहीं कर पाता है, तो the contract becomes voidable at the option of the promisee if the intention of the parties was that time is the essence of the contract। मैंने समझा दिया आपको। अब इसका ऑपोजिट, जहां पे ये इंटेंशन नहीं थी पार्टीज की कि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, बट जो प्रोमिसी है जिसे लॉस हुआ है ड्यू टू फेलियर टू परफॉर्म ऑन दैट स्पेसिफाइड टाइम, तो वो क्या कर सकता है, वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब इस केस में जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, मतलब फर्स्ट केस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पैरा की बात हो रही है। ऑन अकाउंट ऑफ प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म, द प्रोमिसी ने अगर एक बार एक्सेप्ट कर ली, अब टाइम एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, बट उस टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, बट प्रोमिसी ने वो बिना टाइम वाली परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट कर ली। तो एक बार अगर उसने एक्सेप्ट कर ली है, तो उसके बाद ही कैनॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस, क्योंकि एक बार जब उसने एक्सेप्ट कर ली, तो क्या वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है? नहीं। उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली बिना टाइम के वॉइडेबल वाले केस में, दैट मीन्स अब वो कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। बट अगर उसने एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्ट करते टाइम अगर ये बात बोली थी, नोटिस दिया था प्रोमिसर को कि मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं बट मैं कॉम्पेंसेशन क्लेम करूंगा, तब वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। तो ये है टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने अभी देखा टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। और आज के हमारे ये 4 टॉपिक्स थे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, जो सेक्शन 31 से लेके इसमें हमने 32, 33, 36 ये पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा हु में परफॉर्म, सेक्शन 40 एंड 41, सेक्शन 40 एंड 41 हमने पढ़े इसमें। इसके बाद हमने देखे टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 46 से 50 तक हमने देखा। इसके बाद हमने देखा टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 55। तो ये सारे टॉपिक्स हमने किए हैं। अब इसमें आपको रिवाइज करना है इन्हें। ये सारे सेक्शंस आप रीड करेंगे, जितने भी सेक्शंस हैं ये सब आपको बेयर एक्ट में से रीड करने हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेशंस करने हैं। इसमें कुछ नोट्स में तो एक्स्ट्रा था नहीं, बिकॉज ये कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं थे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डीलिंग विथ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसको अच्छे से करना है, जिसमें हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, हम लोग देखेंगे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 56,
और क्लेटन्स रूल। क्लेटन्स रूल 58 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, तो ये हमें देखना है नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इससे पहले आज के लेक्चर का जितना भी है आपको ये चारों चीज़ें रिवाइज करनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। We'll meet in the next lecture. Till then, have a nice day. Take care. Thank you so much.